अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान सियासी तौर पर तो इस वक्त कहना चाहिए कि बहुत मुहर्रक है, लेकिन उसके ऊपर मुतहर्रिक है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानी सियासत की, मुझे लगता यह है कि जिस तरह की डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं, एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पाबंदी लगी, इमरान खान की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगी, तो आने वाले दिन सियासी एतबार से इमरान खान की जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, मुश्किलात हैं, उसके अंदर इजाफ़ा कर सकते हैं। उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। बल्कि मेरा ज़्यादा मुझे इस बात का इम्कान लगता है कि ये जो आइंदा हफ़्ता 10 रोज़ हैं, ये इमरान खान को उस तरफ ले जा सकते हैं जहाँ पर ये ख़ुद अपने हाथों से नवाज़ शरीफ को लेकर गए थे, कुछ अपनी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से और कुछ उस वक्त की जुडिशरी की मदद से। तासुर यही है कि वो एक अरेंजमेंट था जिसके तहत नवाज शरीफ को भी नाहल कराया गया एक अकाउंट रिसीवेबल पे। बड़ा अनहोनी सी बात थी कि मामला तो होना चाहिए था करप्शन का प्रोब, और करप्शन के प्रोब से पहले ही उन्होंने कहा कि सादा कमीन ही नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल इसने डिक्लेयर नहीं किया, वो उसमें सज़ा होगी। तो इमरान खान भी किसी ऐसे ही मुकदमे में हो सकता है कि वो अदालत करार दे दे कि सादे और अमीन नहीं रहे, इन्होंने तोशाखाना के ताइब बताई नहीं है। तो वो मुकदमा कल है, इसके बाद हाई कोर्ट के अंदर पेशी है, फ़ॉरेन फंडिंग का केस है, और इस तरह के बेशुमार लिस्ट है। कुछ 70-75 किस्म के 70-75 उनके ऊपर मुकदमात कायम हो चुके हैं। तो इमरान खान क्या आइंदा आने वाले रोज़ के अंदर गिरफ़्तार होंगे? पाकिस्तानी सियासी तारीख़ में ये एक अफसोसनाक वाक़यात में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन का शायद ही कोई ऐसा रहनुमा छोड़ा होगा जिसको जेल में नहीं डाला होगा। नवाज़ शरीफ को डाला, उनकी बेटी मरियम को डाला, आसिफ जरदारी को डाला, उनकी बहन को जेल में डाला, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, लॉन्ग लिस्ट। वो आप लिस्ट पढ़ते जाएंगे तो लिस्ट प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लिस्ट नहीं ख़त्म होगी। तो मकाफ़ाते अमल उसी को कहते हैं कि वो किसी दिन आपके अपने सर भी पड़ जाती है। शायद उसमें कोई एक आध या दो मुकदमे ऐसे थे बड़े हाई प्रोफाइल मुकदमात में, जो बज़ाहिर मेरा तासुर यह है कि बड़े जानदार मुकदमे थे, उसमें सज़ा होनी चाहिए थी, उसमें वो लोग मुलव्वस थे। एक मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, और एक आसिफ अली ज़रदारी हैं, जिनके मुकदमात के मुतल्लिक़ मेरा ख़्याल ये है कि वो जानदार मुकदमे थे। आसिफ ज़रदारी का मुकदमा PMLN के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था, और ये जो हुंडी हवाला के ज़रिए पैसे आने वाला मुकदमा है, ये इमरान खान के दौर में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ शुरू हुआ था। बाकी अक्सरियत जो मुकदमात की थी उसमें जान नहीं थी, सिर्फ वो विच हंटिंग की थी। इमरान ने अपना शौक़ पूरा किया था कि गलियाँ हों जन सुनियाँ, वो वाला काम किया था कि अपोजिशन का कोई बंदा बाहर बचे ही ना ताकि मेरी हुकूमत चल पड़े। वो चल नहीं थी रीस्टैब्लिशमेंट की और जुडिशरी की मदद के बावजूद। अभी PMLN से इल्ज़ामात बहुत ज़ोरदार तरीके से सामने आए, जल्द से जुलूसों में नाम लेकर जजों को पुकारा गया, और उस इल्ज़ाम की एक कड़ी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट और पुरानी जुडिशरी से भी जुड़ी हुई। जनरल फैज़ के ऊपर इल्ज़ामात आए और फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऊपर इल्ज़ामात आए। इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि ये दोनों लोग अभी भी मुतहर्रिक हैं और लॉबिंग कर रहे हैं इमरान खान के लिए। मौलाना फजलुर रहमान का एक स्टेटमेंट आपको सुनवाता हूँ, फिर हमने चीफ जस्टिस साहब से, फॉर्मर चीफ जस्टिस जो बात की है वो भी आपको बताऊँगा। सुनिए मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं। रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार और रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद इस वक्त भी इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और मसरूफ़ अमल है। तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इदारे फौरी तौर पर इसका नोटिस लें, और अगर हमारी मालूमात सही है तो उनको लगाम लगाएं। और ये सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, ये PDM ये बात कह रही है। जो फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार से हमारी बात हुई है, मैं वो आपको अभी ये कोट कर रहा हूँ उनको। मेरे दिली ख्वाहिश तो ये है कि उनको किसी दिन कैमरे के सामने ये सवाल जवाब कर सके, लेकिन अभी मैं उनको कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं मेरा WhatsApp हैक हो गया। ये WhatsApp को बहुत से लोग महफूज समझते हैं। जब वो फ़ोन के अंदर आपके वो मेलवेयर सा इंस्टॉल हो जाता है तो आपका माइक भी सुना जा सकता है, आपका कैमरा भी इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए सारे पाकिस्तानी जो अपने WhatsApp के ऊपर किसी को बुरा भला या गालियाँ निकालते हैं या कुछ और करते हैं, वो ये ज़हन में रखें कि ये फ़ोन मुकम्मल तौर पर जब हैक हो जाए तो कोई ऐप भी महफूज नहीं रहती। तो साकिब निसार साहब कहते हैं कि मेरा WhatsApp हैक हो गया। इमरान खान ने 2 हफ़्ते पहले अदालती मामलात में मदद के लिए फ़ोन किया था रात 8 बजे। मैंने माजरत कर ली और बात बदल दी। तफसील में उन्होंने मुझे बताया कि मैंने बच्चों की खैरियत और इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी और फैमिली के मतलब पूछा ताकि उन्हें बात समझ आ जाए कि मैं इन मामलात में पढ़ने वाला नहीं हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा फॉर्मर आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद उनसे उनके घर आए थे उनसे मिलने के लिए, और मैं किसी के लिए कोई लॉबिंग नहीं कर रहा। ये उनके जवाबात हैं और बड़े क्लियर जवाबात हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपका WhatsApp अगर हैक हो गया तो हो सकता है आपकी ऐसी कोई ऑडियो
इमरान खान या जुडिशरी के किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के साथ, क्योंकि यहाँ अफवाह साजी यही है, वो कोई सामने आ जाए तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उसमें फैमिली ग्रुप बनाया हुआ था, तो फैमिली के ही कॉल्स हैं, उन्हीं लोगों से बातचीत थी, ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो होपफुली ऐसा ही होगा, क्योंकि फॉर्मर चीफ जस्टिस है, सही बात ही बता रहे होंगे। खबर बड़ी है, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया है या इमरान से उनकी बात हुई थी जिसको उन्होंने इनकार कर दिया, तो इसके कुछ चीज़ें बाहर निकलेंगी, और कुछ अगर व्हाट्सएप के अंदर उनके ऑडियो या वीडियो क्लिप्स जो हैं वो लीक कर दी जाते हैं। फैमिली के मतलब कुछ नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा खौफ खुदा होना चाहिए, प्राइवेसी तो हर सूरत किसी की प्रोटेक्ट करनी चाहिए, चीफ जस्टिस नाम ही हो, एक आम शहरी की भी प्रोटेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अब ख़ानदान और फैमिलीज़ वो भी महफूज नहीं, वो एक अफसोसनाक पहलू है, वहाँ सबको खौफ खुदा का मुजाहरा करना चाहिए। ये सूरत हाल है जिसके ऊपर मैं आज का प्रोग्राम करना चाहता हूँ। और हमारे साथ मेहमान शख्स सेनेटर पलविशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शोएब शाहीन साहब हैं मारूफ माहिर कानून, और आबिद शेर अली साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। शोएब साहब, पहले आप बता दीजिए, चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब से भी शुरू कर सकते हैं, और इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी देने के लिए जो टीम लाहौर गई और कल उनकी तोशाखाना में पेशी भी है, उसके ऊपर बता दें क्या गिरफ्तारी हो सकती है। 9 को हाई कोर्ट में भी पेशी है। देखिए, पहली बात तो यह है कि 9 को हाई कोर्ट में पेश होना है, मेरा ख्याल है वो आएंगे, और कल जो हाज़िरी है वो बेसिकली ये जो वारंट भी था फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ अटेंडेंस है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ भी मेरा ख्याल है कल के लिए है, वो भी नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं। उसका तो ना ड्रामा हुआ, ना कोई किसी को गिरफ़्तार करने गया, ना किसी को कोई बताने गया। इन्फॉर्म करना इतना ही काफ़ी होता है, मीडिया में आ गया भाई आपके ख़िलाफ़ नॉन अवेलेबल वारंट हो गए। ये नॉन अवेलेबल वारंट ये समझने के लिए ज़रूरी है कि जब मसलन कोई गवाह भी है ना, वो अगर अदालत नहीं आता और गवाही देना ज़रूरी है तो अदालत उनके पहले कल इमरान पेश नहीं हो रहे, जारी कल इमरान पेश नहीं हो रहे, प्रॉबेबली नहीं पेश होंगे, बज़ाहिर तासुर हमारे ये कल नहीं हो रहे, 9 को हाई कोर्ट में आएंगे। यही वो एप्लीकेशन देंगे कल भी कि जी उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और इन हालात में उनका पेश होना मुनासिब नहीं है, यहाँ वो नहीं पेश होना चाहते, या उन्होंने जैसे पहले कहा है कि इसको ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, चूँकि ये ट्रांसफ़र होगी, सेशन जज को ट्रांसफ़र दे सकते हैं, लेकिन सेशन जज विद इन लिमिट्स किसी और जज को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन अगर ये चीफ जस्टिस को देंगे तो चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले या हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन है उसकी सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। आपको लगता नहीं है कि ये तो खैर तफसील में आप चले के, लगता नहीं है कि इमरान खान के पकड़ने की तैयारी है? देखिए, मेरा ख्याल है कि पिछले 11 महीने से तो इनका काम यही है। 11 महीने से इंटेंशन नहीं थी, अब मुझे लगता है इंटेंशन। मैं ये कह रहा हूँ पिछले 11 महीने से इनका टारगेट क्या था? दी ओनली इशू इमरान खान। आप पिछले 11 महीने से इनकी स्टेटमेंट उठा लें, पूरे पीटीएम के लोगों की आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ले लें, उनके बयानात दे दें, उनके ख्यालात ले लें, इनकी नज़र में माशी बदहाली कोई इशू नहीं है। आज भी इनकी नज़र में सियासी मुकदमात जितने चाहो बना लो, कोई इशू नहीं है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन कोई इशू नहीं है, बेरोज़गारी कोई इशू नहीं है, कारखाने बंद हो गए कोई इशू नहीं है, रिजर्व ख़त्म हो गए कोई इशू नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कोई इशू नहीं है, और उसके अलावा करप्शन केसेस ख़त्म हो गए, नए ब्लॉज बदल गए, ECL से नाम निकाल दिया, रियासी इदारे इस्तेमाल हो रहे, सारी चीज़ें एक तरफ। दी ओनली इशू है इमरान खान को कैसे पकड़ना है। फिर पकड़ा जा सकते हैं नहीं जवाब, फिर मैं पकड़ने में तो देखें रियासती इदारे सारे इनके पास हैं, एक दिन में पकड़ सकते हैं, कौन सा इतना बड़ा इशू? मुझे लगता है कि ये अगला हफ्ता भारी पड़ने वाला है जी, मुझे लगता है अगला हफ्ता भारी पड़ने वाला है। पलविशा से देखिए, इमरान खान साहब को मैं एक बात बता दूं, इमरान खान साहब को अगर ये पकड़ेंगे वो भारी इनके ऊपर पड़ जाएगा, क्योंकि जो मुकदमात है ना, मुकदमात ऐसे नहीं है ये सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कोई ऐसा सीरियस मुकदमा है ही नहीं। 144 की खिलाफ वर्जी होगी, आज भी पर्चा एक नया दे दिया ना लाहौर में, 75वां मुकदमा होगा। हाँ जी, ये 144 की खिलाफ वर्जी होगी, ये जी उसे जान से मारने की धमकियां दे दी, ये वर्कर्स हो गए। जो भी मुकदमात हैं उसमें से 80% वो है जिसमें वो मौजूद ही नहीं था। मसलन इलेक्शन कमीशन के सामने जनाब एहतजाज हो गया, पलविशा जो तो सियासी इकबार से हो गया। हमने इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी देखा था, उन्होंने अपोजिशन को इसी तरह पकड़ पकड़ के जेलों में डाला था। मतलब शायद खाकान पे मेरे ख्याल में अभी तक भी मुकदमे की शक्ल क्या है मुझे नहीं पता कि उसमें कुछ जान है या नहीं। राना सनाउल्लाह पे हिरोइन डाल दी। तो अब क्या बनेगा? अब आप इमरान को पकड़ के जेल में डालेंगे, यही इरादा लगता है आपका? देखिए, ये तो अब इंटीरियर मिनिस्टर की सवाबदीद है, लेकिन ये जो सारी बातें हैं आप मुझे बताइए कि इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब के आगे मकाफात का अमल आ रहा है? जो कुछ उन्होंने किया और जिस हद तक किया, मैं समझती हूँ अभी इस हद तक तो ये हुकूमत
जो है ना वो गई है ना उसे जाना चाहिए, यानी राना सनाउल्लाह के सेल में चीनी फेंक देना ताकि उसे चूंटियाँ काटें। मतलब इस किस्म के टॉर्चर को सोचने के लिए कोई बहुत बीमार दिमाग होगा कि जिसको ये टॉर्चर समझ आए कि किसी को एक सेल में बंद किया जाए, वहाँ चीनी फेंकी जाए और फिर उधर पब्लिकली अनाउंस करते थे वो प्रोड्यूसर साहब, शॉर्ट हो तो निकाले, वो कहते थे मूंछों से पकड़ के इसको जेल में डालूंगा, इसका एसी उतरवा दूंगा, जेल में डालें, एसी उतरवाएं। फिर ये अलग बात है कि उनको फिर आप इस किस्म की अजियत से, ये तो ऐसे हमने मामलात सुने थे, कोई बड़ी बड़ी कुछ ऐसे ही मुल्क थे जहाँ टॉर्चर के ऐसे तरीके होते थे जिनमें वो स्पेशलाइज करते थे। ये तो पहली दफ़ा इस मुल्क में इस किस्म की बातें सुनी गई। इस किस्म की बातें जो हैं, ठीक है, कोड़े लगे जो कुछ हुआ, लेकिन ये अजीब साइकोलॉजिकल, तो फिर कैमरा लगा कर देखना, आपको याद होगा मरीम नवाज साहब के साहिबा का इल्ज़ाम था और दीगर के सेलों में, और देखना कि कौन कैसे ज़मीन पे पड़ा है। तो बात यह है कि ये चक्कर तो घूमता है, ये मकाफात का चक्कर है। आज इधर कोई ऊपर है और कल कोई नीचे है। जो घड़ी की सुई 12 बजाती है वही सुई फिर 6 भी बजाती है। लेकिन नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर पाबंदी इमरान खान ने लगाई और 3 दफा का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, इन्हें अपने उस वक्त के हथकंडे भूल गए थे। और फिर इन पे लगी ज्यादती है, गलत है, नहीं लगनी। अच्छा, फिर आप ये देख लीजिए कि जो उस जमाने में सबसे इस वक्त देखने की बात है कि ये तो हुआ, इस मुल्क में पहले भी होता रहा है ना, लेकिन इस मुल्क में ये सबसे पहली दफ़ा हुआ कि कोई पॉलिटिकल लीडर भी हो, उसको गिरफ्तारी के लिए ज़हनी तौर पे वो इन हालात के लिए कहीं ना कहीं तैयार होता है, जिसने मुल्क को लीड करना है, कोई पार्टी लीड करने के लिए। अनफॉर्चुनेट है वैसे कि उसको जेल में जाना पड़ता है, लेकिन इस मुल्क की एक सच्चाई है। आप देख लीजिए, जरदारी साहब के पास आए, किस तरीके से नैब आई थी, याद है आपको, जरदारी हाउस आए, उनको बिठाया गया इज्जत से, जरदारी साहब साथ उठ के चले गए। इसी तरीके से फरियाल तालपुर साहिबा को भी ईद की रात इन्होंने धक्के मार के अस्पताल से जेल भेजा। आपको चाहे कोई कितना ही नापसंद हो, जो है घर की ख़वातीन, उनकी भी इतनी ही जो है इज्जत वाली और मुकद्दम है जितनी आपकी हैं। लिहाजा जो आप अपने लिए पसंद ना करें, वो दूसरे के घर में जो है वो आप डाल के वहाँ चस्के लें उस किस्म का जुल्म करके। तो अब मैं ये समझती हूँ कि अगर देखिए, अभी भी मैं ये कहती हूँ जिस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी ज़रूरी है वो ज़रूर होनी चाहिए। पॉलिटिकल विच हंट के तो देखिए हम दोनों पार्टीज़ ने जो है इसका बड़ा खमियाजा भुगता है, और हमारी तो सबक नहीं किसी ने भी सीखा, ना इमरान ने सीखा ना आप दोनों ने सीखा। नहीं, हमने तो सीखा हुआ है। देखिए, आप 4 साल जेलों में रह के हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था, हमारे दौर में कोई सियासी, आज जो कुछ किया हो उसके ऊपर तो हम पर्दे नहीं डाल सकते ना। फवाद चौधरी को आप वो शराब की बोतल पे पकड़ सकते हैं, वो उसको शेख रशीद को पकड़ के कहते हैं कि नशे की हालत में था, तो आपने सीखा कुछ नहीं है, नहीं तो ये काम ना करते। तो आबिद शेर अली, आप बताइएगा, आपकी, मुझे लगता है कि वो जो टकड़ी का दोनों पलड़े बराबर होंगे, ये जो मरियम का स्लोगन है, उससे मुराद यही है कि नाहल भी होगा, इमरान जेल भी जाएगा। देखें नदीम मलिक साहब, मैं कुछ बातें पहले शुएब साहब ने भी की, मैं इनकी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इमरान खान को जेल जाने से नहीं डरना चाहिए। जो शील्ड उसने ली हुई है वहाँ पर बेगुनाह शहरियों की, जो और भी नए स्कैंडल रोज़ाना सामने आते हैं, शुएब साहब को उससे भी उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। शुएब साहब को ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए था कि नवाज शरीफ पर पैनामा शुरू करके इकामा की बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और जिस शवाहिद के बुनियाद पे किया गया। इमरान खान के ऊपर तो केसेस हैं भाई, तोशा खाना के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, वो केसेस हैं जो वो खुद मान चुका है। बेटी मैंने नहीं छुपाई थी, इमरान खान ने छुपाई थी। नवाज शरीफ तो अपनी बेटी के हमरा मेरे भाई सजा काटने के लिए आया, उसने कहा मुझे कोई जेल में जाने से डर नहीं लगता। नवाज शरीफ ने कभी अपने कारकुनों को नहीं कहा कि ये सार इधर बनाएं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेरे भाई मामलात को आप देखें, IMF के साथ मुआहिदा नवाज शरीफ ने नहीं किया था, आपके इमरान खान साहब करके गए थे, उनकी कैबिनेट करके गई थी। आप मुझे बताएं नदीम मलिक साहब, 1 मिनट से मैं शुएब साहब से सवाल करता हूं कि नदीम बाबर जो 3 अरब रुपए के SNGPL के डिफ़ॉल्टर थे, उनके ऊपर उन्होंने रिकवरी का केस डाला। इमरान खान ने उनको वज़ीर बनाकर वो दूध के राखे बिल्ला बिठा दिया वहाँ पर, ताकि वो जो रिकवरी थी वो 3 बिलियन से भी बढ़ कर काफ़ी हद तक आटे का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल, जो भी सवा परखेंगे उधर चोरी इमरान खान की नज़र आएगी।
शायद ये बोल पड़ते जब मरियम नवाज़ को पकड़ा गया, साल से ऊपर नवाज शरीफ को जेल में रखा गया, उस वक्त भी आप कहते थे जी अदालतों में नाइंसाफ़ी, हमारी तो केसेस नहीं सुने जाते थे। अभी तो दूसरे दिन अभी पकड़ते नहीं है, वो बेल ले लेते हैं। हमारी तो वो बेल लेने के लिए साल साल वो केसेस को कारपेट के नीचे फेंक देते थे। यही मोहतरम जज साहब, नाबे साहब आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या इमरान की नाअहली और गिरफ्तारी ये दोनों आपको नजर आ रही हैं? क्योंकि मरियम की तकरीरों से मैं आपको ये देखे, वो तो दीवार के ऊपर लिखा हुआ है ना मलिक साहब, ना गिरफ्तारी मलिक साहब आपने करनी है ना मैंने करनी है। ये जो चोरी की है अदालतों में केसेस है, जब अदालतों में एक मुजरिम के खिलाफ केस चल रहा हो तो वो फैसला अदालतें करती हैं। आपने ये कहा जी कि ये परवशा बीबी ने कहा जी कि वो राना सनाउल्लाह फैसला करेंगे, इंटीरियर मिनिस्टर का फैसला नहीं है। ये जो केसेस हैं इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़, ये उसकी बेस के ऊपर गिरफ्तारियाँ होनी हैं, उसी की बेस पर हमें तो 90 दिन के लिए वो नैब की अदालतों जेलों में फेंक दिया जाता है। 90 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन मलिक साहब शुरू होती थी, ये तो 2 दिनों में रो पड़ते हैं। तो लिहाजा मैं आपको गुजारिश करूं कि जो अदालतें हैं उनका बेहद एहतराम है, फैसला अदालतों ने जो भी करना है उसी की। अब जो ये डर क्यों नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैं जब पेश हुआ तो फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, फ़र्द जुर्म आयद होगी तो रोज़ाना पेशियाँ होंगी तो मैं सज़ावर हो जाऊँगा। तो ये चीज़ें मलिक साहब बहुत इसको सामने रखें कि ये शख्स सिर्फ आपको नाअहली नजर आती है? आबिद मर्द बने ना जी, मलिक साहब मर्द बने, जाए जेल में, हमें जेल में फेंका, हमारे ख़ानदानों को जेलों में फेंका, हमारी बेटियों ने पेशे, जब मरियम नवाज़ को अडयाला जेल में हथकड़ी लगा ली भी, थोड़ा सा सब्र कर लेते, थोड़ा सा वेट कर लेते। आपने पकड़ नहीं था मरियम, आपने तो अपने जो भी मुखालिफ सर उठाता था इमरान नियाज़ी जेल में फेंक देता था। आपको वाशिंगटन में इमरान नियाज़ी की तकरीर याद होगी मलिक साहब, जिसमें यह कहता था कि मैं नवाज शरीफ का एसी बंद करा दूंगा, टीवी बंद करा दूंगा। भाई आप इकोनॉमी के लिए गए, वहाँ पे पाकिस्तान के लिए गए, तो आप बातें नवाज शुएब साहब आप आपको इमरान खान की इन मुकदमात के अंदर नाअहली नजर आती है? मैंने कहा 200% नजर आती है मलिक साहब, 1% नहीं। मुझे इमरान खान की नाअहली इन मुकदमात में अल्हम्दुलिल्लाह 200% नजर आती है। ये किसी की सिफारिश से नाअहली नहीं होगी। ये जो चोरी इन्होंने की है, जो मामला इन्होंने छुपाए हैं, हमें तो बेटे के तनख्वाह ना लेने से नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इस पे तो इसके ऊपर तो फर्द जुर्म आयद हो रही है। भाई तोशा खाना की चोरियाँ इसके सामने है, इसकी जो मलिक साहब सबसे बड़ा केस फॉरेन फंडिंग का इसके सामने है, बेटी छुपाने का केस इसके सामने। मुझे बताएं कि मैं शादीशुदा हूँ, जब मेरे बच्चे हों, मैं डिक्लेयर ना करूँ तो फिर जाहिर है मुझे कानून का, आप सियासतदान हैं, अगर आपने फिर मामलात करने हैं तो मलिक साहब उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आप फरमाइएगा, ये तीनों मुकदमात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन, जी काफ़ी ज़्यादा ये PDM के अंदर मौजूद जो जमातें हैं, इनका ख्याल यह है कि इमरान खान की नाअहली हो सकती है। आपकी राय क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो 3 मुकदमात है ना, पहला मुकदमा आप अगर उनकी बेटी का मामला है तो ये 3 हाई कोर्ट्स टाइम एंड अगेन ये फैसले दे चुकी हैं, दिस कैन नॉट बी री ओपन एट दिस स्टेज। इसलिए मुझे तो उसमें कोई चीज़ नजर नहीं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, कोई सोच के केस खोला होगा ना, तो केस सब जुडिस से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऑलरेडी ये डिसाइडेड इशू है। नंबर 2 आते हैं, ये ना कि ये डिसाइडेड इशू है क्योंकि चीफ जस्टिस ने कुछ सोच के केस पे लिया है ना, वैसे तो वो केस लेती ना। लेकिन जो पिछले डिसीजन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फॉर दैट पर्पज एक मेरी ये राय है। दूसरा केस है उनका तोशा खाना वाले केस में कुछ भी नहीं है सिवाय इस बात के, अब जो स्पीकर ने भी भेजा और जो इन्होंने भेजा इलेक्शन कमीशन ने, सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाया कि जी इन्होंने टाइम पे वो जो गोशवारे हैं वो जमा नहीं कराए, सिर्फ इतना एक इल्ज़ाम है। बल्कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक जो केस बनता है वो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ गिलानी के ख़िलाफ़ है कि जो गाड़ियाँ विदाउट इन अकॉर्डेंस विद रूल्स ले नहीं सकते थे उन्होंने वो ली। लिहाजा अगर ये इनको एतबार रखेंगे, या जो वो इन्होंने लिस्ट जमा कराई है लाहौर हाई कोर्ट में, जब ये चीज़ें खुलेंगी तो उनके खिलाफ ज़्यादा जाएगा। इसलिए सर अच्छा नहीं है, चारों को एक ही दफ़ा में सजा हो जाएगी।
इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं हो सकती। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस पे इमरान खान भी, जरदारी भी, शहबाज भी कंसोलिडेट होंगे जब ये कंसोलिडेशन इनको होगी, इनको नहीं होगी, चौथा पिछली गली से जब ये कंसोलिडेटेड केसेस होंगे। देखें, एक है जिसने रूल्स के मुताबिक ली है, अगर असेसमेंट एंड इवेल्युएशन कमेटी को कोई शोकॉज नोटिस जो आज तक नहीं जारी हुआ, इमरान की अपनी हुकूमत थी, किसने शोकॉज करना? आज की बात कर रहा हूँ ना, वो तो कैबिनेट कमेटी में आज भी मेंबरान बैठे हुए ना, किसी एक बंदे को इवेल्युएशन कमेटी के मेंबर को अगर इन्होंने शोकॉज नोटिस दिया हो तो फिर तो हम मानेंगे कि ये बात इनकी दुरुस्त है। वो अगर ऐसा बात नहीं है दे देंगे, आप दे दें, अच्छी बात है, दे देना ताकि फैक्ट सामने आएंगे। और अगर नहीं दिया तो और फॉरेन फंडिंग भी इसी तरह, और अगर नहीं दिया, अब तीसरे केस में आ रहा हूँ फॉरेन फंडिंग में। फॉरेन फंडिंग केस ही टोटल मुख्तलिफ है। फॉरेन फंडिंग में टोटल सजा फॉरेन फंडिंग में जो है वो ये है कि पैसे जब्तगी का केस है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर पार्टी इन्वॉल्व हो कि मुल्क की सलामती के खिलाफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पार्टी पे पाबंदी होती है। फॉरेन फंडिंग की जो मैक्सिमम है वो बड़ी खतरनाक है। वो तो गवर्नमेंट डिक्लेरेशन लेके चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में टू बैन दी पार्टी, उस स्टेप तक नहीं जाना, उस स्टेज तक नहीं जाना चाहिए। मेरी राय मांगी ना, ये 3 केस हैं जिसके ऊपर मेरी राय ये है कि नाअहली नहीं बनती। बाकी हमारे मुल्क में कुछ भी हालात हो सकते हैं, अलग बात है। मैं सिर्फ 1 मिनट अगर इजाजत दे जो मैं जवाब फिर सही ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जून के बाद पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हो जाने चाहिए, जुलाई में कर लें, अगस्त में कर लें, सियासी कुव्वतें आपस में इत्तफाक़ राय करें और एक मुंतखब हुकूमत आ जाए। IMF का प्रोग्राम 30 जून तक है, तो जो शराइत कड़ी करनी है, ये इस नारे के साथ आए थे PDM वाले कि हमने पाकिस्तान को सीधी राह पर डालना है, तो डाल सकते हैं जितना डाल लें। उसके बाद 30 जून के बाद इलेक्शन हो, जो जीते वो हुकूमत बनाए और आपको नया प्रोग्राम IMF से निगोशिएट करना है। ये राइटिंग ऑन दी वॉल है, कोई इससे भाग ही नहीं सकता। उसके बगैर आगे चलना बहुत आसान नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। 25 से 35 अरब डॉलर मुख्तलिफ प्रोजेक्शन हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स, ईच ईयर हमें चाहिए, मतलब 75 अरब डॉलर कम अज़ कम हमें अगले 3 सालों में एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए मदद दरकार है। और इतनी बड़ी मदद जब तक कि आपकी एक्सपोर्ट कोई 30 से 60 अरब डॉलर ना हो जाए, कोई दुनिया का तरीका नहीं है कि आप इन वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF इनकी इमदाद के बगैर आगे चलें। तो हमें एक ऐसी मुस्तहकम पाँव के ऊपर खड़ी हुई हुकूमत चाहिए। लेकिन क्या इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसका जवाब हर एक के पास मुख्तलिफ है। PDM का जवाब तो है ही नफ़ी में। PTI वो कहते हैं कि मजबूर हो जाएंगे, हम गिरा देंगे इनको। आप कहीं और से इदारों से जाके पूछने की, कोई सुनगुन लेने की कोशिश करें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो किसी के पास भी क्लियर जवाब नहीं आपको मिलता। तो इफ्स एंड बट्स हर एक चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। राना सनाउल्लाह का एक स्टेटमेंट है, वो आपको सुनाता हूँ। PPK के हालात देखें, बलूचिस्तान के हालात जिस तरह से आज ये वाक़या भी हुआ है, तो उनके पेश नज़र जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है, तो उसमें कम अज़ कम इलेक्शन कैंपेन करना तो मुमकिन नहीं। पलविशा, आप बताइए, इंतखाबात होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे? देखिए, ये तो अब एक असूली तौर पे तो होने चाहिए। और ये आज जनाब आसिफ जरदारी साहब ने कल जो एक इंटरव्यू दिया था उसमें भी कहा था, हमें तो देखिए इलेक्शन आ गए तो लड़ने तो हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनसे भाग जाएं, बॉयकॉट करें। ये सबक तो हमने सीखा हुआ है। लेकिन अब चूंकि ये अब एक ऐसा मसला है जिसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व, जो बहुत सी दफ़ा मैं आपके शो पे और दीगर शोज़ पे हम ये बात कर चुके हैं कि इलेक्शन होना एक ज़रूरत है, आइनी ज़रूरत है। और लेकिन जो उसके लवाजमात हैं वो क्या हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, और अगर वो नहीं मौजूद तो उनको रेज़ करने का कोई ज़रिया है। इन हालात में जब जो है अफवाज ने रेंजर्स और फ़ौज देने से माजरत की है, फ़ाइनेंस के पास वो पैसे नहीं हैं, एसेंशियल्स के लिए पैसे ख़त्म हो रहे हैं, आपकी जुडिशरी ने, लोअर जुडिशरी ने ROs देने से मना किया हुआ है, और इसके अलावा एक जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है जिसमें स्टेट की ये भी ज़िम्मेदारी है कि हर वो उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ने जाए वो जान की बाजी हार के ना आए। वो इलेक्शन की बाजी बेशक हार जाए लेकिन जान की हिफाजत जो है वो स्टेट की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा इन तमाम बातों को सामने रखते हुए देखिए, जो भी फैसला वो एक पार्टी ने तो करना नहीं, ना हमने करना है, ना अकेले राना साहब की पार्टी ने करना है। ये सब इकट्ठे बैठेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन पर है कि वो क्या फैसला करती है। हमारी तो एक पॉलिटिकल इलेक्शन कमीशन ने तो अभी वो 30 अप्रैल की तारीख सदर साहब को जो तजवीज़ की थी वो तो हो चुकी है। अब देखिए ना, उन्होंने लिखना भी है ना, उनको बाकी कुछ चाहिए ना, इलेक्शन कराने के लिए कुछ
चाहिए होता है। तो जिन्होंने देना है वो पाबंद है आइन के तहत कि उनको देखिए दें, वो बिल्कुल पाबंद है, सिक्योरिटी भी दें, पैसे भी दें, बिल्कुल वो हैं। फिर जब उनका जवाब आएगा तो ये मामला सामने आएगा। मुझे लगता है आबिद शेर अली कि अभी आप लोग इलेक्शन से भागने की राह तलाश कर रहे हैं। एटलीस्ट ये जो पंजाब और केपी की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं, पीडीएम की नीयत नहीं है कि ये इंतखाबात 30 अप्रैल को करवाए जाएँ। जी मलिक साहब, ना तो हम माजी में कभी इलेक्शन से भागे हैं, ना इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में कभी भागेंगे। कंसर्न्स हैं हमारे, बिल्कुल उनको एड्रेस करना चाहिए। जो भी सेंसेस हो रही हैं, जो जब वो हैकर्स ने हैक किया था वो पॉलिटिकल सिस्टम, वो हैकर्स को भी अकाउंटेबल ठहराएं जिन्होंने हमारा इलेक्शन चोरी किया। जिन वोटर लिस्टों पर इलेक्शन हुआ, जो हैकर्स कौन है? और सुन ले जी, ये हैकर्स पूछे ना, वो जो फैज़ हमीद था, साकिब निसार था, जो उनके बाकी कोलीग थे, वो सारे हैकर्स हैं। उन्होंने हैक किया हमारे इलेक्शंस को, उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को हैक किया। इनको भी तो कैफरे किरदार में पहुंचाना है कि उसी हैकरों के जो निज़ाम को जिन्होंने लाया हुआ है उन्हीं की लिस्टों पर दोबारा इलेक्शंस हो। ऐसा नहीं होगा। जो सेंसेस हैं, सेंसेस होगा, सेंसस होने के बाद जो वोटर्स लिस्टें हैं, जो वोटर लिस्टें मैं आपको वो भेज देता हूँ रिकॉर्ड। इन वोटर्स लिस्टों पर कतन इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। ये फिर खून खराबा होगा, फिर वही एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगेंगे, कोई इलेक्शन के रिज़ल्ट को मानने के लिए, तो मुल्क में अफरा तफरी पैदा होगी। क्यों ना एक सेंसस बिल्ड करके तमाम पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उनके बिल्कुल जो इश्यूज़ हैं, ये सिर्फ पीटीआई ने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, सारा गंद तो वो डाल के गए, वो हैकर्स डाल के गए हैं गंद को। तो मेरी गुजारिशात ये हैं कि पीएमएलएन नांग तो पहले माजी में ये जो जैसे नवाज शरीफ साहब को उन हैकर्स ने डिस्क्वालीफाई किया और डिस्क्वालीफाई करके इसको चोर को, डाकू इमरान न्याजी को आपने वो सर्टिफिकेट दे दिया सादिक और अमीन का, जिसकी वजह से आज मुल्क इन मसाइल का शिकार है। तो अगर इन्हीं मसाइल के अभी 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं है, आबिद शेर अली, आपको लगता है फिर 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं है? चीज़ें नहीं कर रहा। मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैं एक पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं अपने एनए के अवाम के बिहाफ पर कहता हूँ कि मेरे इश्यूज़ को एड्रेस करें, मेरे वोटर्स लिस्टों को ठीक करें, मेरे मामलात को ठीक करें। एक मरतबा नहीं 3600 मरतबा आगे इमरान न्याजी इलेक्शन लड़े तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून कभी इलेक्शन से हमारे लीडर को बाहर रखा गया, हमारी लीडरशिप नवाज शरीफ को सजाएँ दी गई। आपने वो ऑडियो सुनी कि नवाज शरीफ को इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा। हम नहीं ये ख्वाहिश रखते, हम इंशाल्लाह ताला ये कभी नहीं, ये तो जो उन्होंने बोया है वो अदालतों के ज़रिए काटें, वो अपने केसेस भुगतें, बिल्कुल भुगतने चाहिए। हमें तो ये तो अभी भाई मेरे साहब आप बताइए, आपको लगता है कि इंतखाबात से भागने के लिए रास्ता है इनके पास? मेरा ख्याल है इस वक्त बिल्कुल हमने मलिक साहब बिल्कुल इंतखाबात से नहीं भाग रहे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये पाबंद थे इलेक्शन कराने के, इलेक्शन कमीशन पाबंद था। अब जो कन्फ्यूजन थी सिर्फ एक हद तक थी कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पावर्स है या नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी है, फाइनल। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने गलत दी है, वो गवर्नर को हिदायत देनी चाहिए थी। माजरत के साथ मैं उनसे दोनों को पावर नहीं, दोनों को, ये पंजाब में भी गवर्नर को हिदायत देनी चाहिए। सबका मुतफिक राय थी सिवाय एक आध वकील के। तमाम की राय ये थी कि गवर्नर ने अगर मुतफिक नहीं है, आप कहते हैं सारे वकीलों की राय मुतफिक नहीं, 7 में से 4 जज मुतफिक नहीं। जजेस की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन इस एक मौजू पे कि क्या कौन राय दे सकता है, इसमें आर्डर दे सकता है, डेट दे सकता है अनाउंसमेंट की, सिवाय एक वकील के तमाम वकला की ये राय थी इंटरप्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 57(1) के तहत पावर्स रखता है। सर फिर उनकी राय गलत थी ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तो अंदर उन्होंने कहा कि गवर्नर को ही करना था, तो पंजाब के भी अंदर यही उसूल होना चाहिए था कि गवर्नर को कहते कि भाई ऐलान करो, डेट दो। वहाँ डिसॉल्व नहीं की, अंडर आर्टिकल 112 डिसॉल्व की है केपीके के। है तो सूबाई मामला ना जी, 18वीं तरमीम के बाद आप सदर साहब को क्यों आप सूबाई मामलात के अंदर इलेक्शन एक्ट ने दिया है, इलेक्शन एक्ट ने दिया है। अगर उसमें भी लिख दिया जाता इनके अंदर तो वो गवर्नर एम्पावर्ड था। खुद जो डिसॉल्व हो जाती है उसके ऊपर वो वेग है। देखिए ये गवर्नर की राय भी यही थी कि जी मुझे पावर नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट की राय भी ये थी, अटॉर्नी जनरल की राय भी ये थी। सदर साहब ने खुद एज्यूम कर ली। नहीं, अटॉर्नी जनरल की भी राय ये थी कि ये सदर की पावर है, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। 30 अप्रैल से भागेंगे या नहीं भागेंगे? 30 अप्रैल से मेरा ख्याल है कि भागने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन भाग नहीं सकेंगे। वजह यह है कि इसमें एक तो आईनी एक मुद्दत है,
आइन के होते वक्त ज़ियाउल हक मार्शल वाली कहानी नहीं आ सकती 90 डेज़ का कह के तो हम चले जाएं 9 साल के लिए। दूसरी प्रॉब्लम है कोर्ट का एक आर्डर और डायरेक्शन। तीसरी बात है कि इस डेट को आप एक्सटेंड कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ द रीजंस कि कोर्ट ने पाबंद कर दिया है कि 90 डेज आर नियरेस्ट टू 90 डेज, यानी जो मिनिमम बेयर टाइम उसके साथ हो सकता है। अदालत ना भी कहे तो 60 और 90 रोज आइन के अंदर लिखा हुआ है और अगर उसकी कोई जस्टिफिकेशन है तो एक्सट्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस होनी चाहिए और वो रीजन अगर ये भागेंगे तो आइन चिकनी करेंगे, आइन चिकनी करेंगे। और हमारे साथ रहेगा, मेरा नहीं अब ये भाग। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पलवशाद, मौलाना फजल रहमान ने 2 लोगों का नाम लेकर इल्ज़ाम आयद किया और अकेले मौलाना फजल रहमान नहीं, बहुत सारे, अभी आबिद शेर अली ने कह दिया कि वो हैकर से थिंग्स लाइक दैट, एवरीवन इज सेइंग, जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं। तो क्या रोल है अभी भी आपको जो नज़र आता है, क्योंकि रिटायर्ड लोग कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? मुझे लगता है आप लोग इसको ना बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेट कर रहे हैं। एक तो रिटायर्ड लोग अपनी जो मर्ज़ी करें, वो उनकी एक अपनी भी मर्ज़ी है, जाएँ खुल के किसी पार्टी को ज्वाइन करना है करें, वो अलग किस्सा है रिटायरमेंट के बाद का। लेकिन रिटायरमेंट से पहले किस्सा अलग है। वो अपने ओथ और अपनी जो उनकी कानून और आइन ने हदूद मुकर्रर की हैं उससे बाहर कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन आज आप साकिब निसार साहब की स्टेटमेंट्स देख लीजिए जो आई हैं, इसके बाद आपको कोई इस बात में कोई दो राय रह जाती कि इस मुल्क में कितने बड़े बड़े मजाक होते हैं। यानी सादिक और अमीन के नाम पे, अलबत्ता तो मैं इसी की बात के ख़िलाफ़ हूँ, मैंने तो बिल भी डाला हुआ है कि सादिक और अमीन हजूर पाक के अलावा कोई ज़ात नहीं। तो इसको किस कदर सियासी इस्तेमाल किया गया देखिए ना। तो आज जिसने दिया, जिसने टैग लगाया, जिसने स्टिकर लगाया, वो खुद कहता है मैंने तो हर चीज पर नहीं कहा था। वो कहते हैं 3 नुकात जो हनीफ ने उठाए थे वो साबित नहीं कर सके, उसके ऊपर फैसला दिया था। आपने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज आप कह रहे हैं मेरा ये हैक हो गया, पूरा निज़ाम हैक नहीं हो। सही कह रहे हैं आबिद शेर अली। आपको याद है उस जमाने में क्या होता था जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे? क्या होता था? किसी के भी कमरे में घुस सकते थे, किसी जगह भी चले जाते थे, कुछ भी कर सकते थे। आपने किस 3 नुकात पर अगर आपने उसे सादिक और अमीन करार दिया तो क्या आप इस बात के मजाज थे कि आप इतना बड़ा ये जो उसके ऊपर आप उसको दे रहे थे तमगा, वो आपने उसको सियासी तौर पर इतना इस्तेमाल हुआ कि पूरे मुल्क में आपने उसको खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मुकाम देने की कोशिश की जो आज तक किसी मुल्क में, इस मुल्क में किसी सियासी शख्सियत को और नहीं मिला। किसी सियासतदान रियासत मदीना का नाम आपने साथ चिपकाया, सादिक और अमीन और इंटरनेशनल सादिक और अमीन। फिर इस पार्टी ने पूरी कैंपेन चलाई इस बात पर। वो कहानी तो फिर खुलनी इसलिए थी कि वो जिसका नाम और लकब था वो कहानी खुलनी थी। ये कभी छुपे हुई नहीं चीजें रह सकती थी कि जिस लकब को बुरी तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिनके लकब को किया गया और जिस रियासत मदीना के नाम को आपने अपने सियासत के लिए इस्तेमाल किया, वो सब खुल के सामने आना था। किसी तरीके से पर्दे में नहीं रह सकता। आइन की इस्लाह कर ले सकता था। आइन की कोई सियासतदान कोई एक फर्द वाहिद भी इस काबिल नहीं है आजकल ये जो लाइन में खड़े हैं जिसको कहें कि सादिक और अमीन। आइन तब्दील कराए ना, आइन तब्दील पार्लियामेंटेरियन में करना है। मैंने डाली हुई है जी, मैंने तो डाली हुई है, मैं इसलिए मैं बात कर सकती हूँ, मैंने इस पे अमेंडमेंट डाली हुई है। दूसरी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं अब कि मुझे फोन किया, ये लिखा हुआ है इमरान खान ने फोन किया, अब मुझे बताइए या आज फोन किया जब वो रिटायर हो गए, तो जब वो रिटायर नहीं हुए थे तो तब क्या क्या इसी तरह कोई किसी को भी फोन कर देता है। ये खैर आप एज्यूम कर रही हैं, लाजमी नहीं है उस वक्त फोन करके कहते हैं। आपके कोई ताल्लुकात होते हैं तो आप किसी को इतनी बड़ी फेवर के लिए फोन करते हैं? क्या आप इसी तरीके से उठकर किसी को ना जानते हुए किसी एक्स चीफ जस्टिस को फोन कर देते हैं? बताइए। देखें, आपने भी फोन किया, बात ही होती है कि मैं तो जर्नलिस्ट हूं, कोई फेवर लेने के सुन लेना, मैं तो किसी को भी फोन कर सकता हूं। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो जाते हैं। मेरा तो ये था बंदियाल साहब फोन नहीं उठाएंगे नहीं तो मैं उनको भी कॉल कर दूंगा। नदीम साहब, जब आप एक रिटायरमेंट के बाद आप एक कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, आपके पास टेलीफोन नंबर है, आप कोई भी शख्स उठे फ़ोन करे, रब्ता करे, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, जब भी कोई जज रिटायर हो जाता है तो हमारा रब्ता होता है, जब तक वो अपने ऑफिस में होता है तो हम रब्ता नहीं करते। दैट इज़ द सिंपल क्वेश्चन। इसलिए कि एक ऑफिस का एक डेकोरम होता है ताकि हमारा एक अपना एक, जब बार एसोसिएशन के हम प्रेसिडेंट्स होते हैं फिर भी हमारे राब्ते होते हैं। लेकिन जब एक बंदा रिटायर हो गया, खा वो किसी भी पोजीशन से हो, और एक आम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ रब्ता करने में ना कोई कानूनी ममानियत है, ना कोई अखलाकी ममानियत है, ना किसी किस्म का वो इस पोजीशन में है वो किसी को फेवर कर सके। तो आई डोंट थिंक इसमें किसी किस्म का कोई बात है। जो फैसला नवाज शरीफ के मामले में आया था पनामा के अंदर, अकाउंट रिसीवेबल पर डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, आपको लगता नहीं है कि वो फिक्स जजमेंट थी? देखिए, मैं कोई इस वक्त शायद कमिटमेंट कोई ऐसे कमेंट्स ना करूं। अब तो फैसला हो चुका है ना, ऐसे कमेंट्स ना करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं समझता हूं कि अगर इसमें डिस्क्वालिफिकेशन बनती थी तो उन रिसोर्सेज पे बनती थी जिनके ऊपर
आज एवन फील्ड अपार्टमेंट में वो खुद रह रहे हैं। का तो फैसला देते तो बहुत अच्छी बात है, मैं वही कह रहा हूँ, उस पे होनी चाहिए थी, इस पे नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। आज मैं इस बात का कायल हूँ। आबिद शेर अली साहब, आप फरमाइए से कहा, हाँ, क्या रोल है रिटायर्ड लोगों का जिसके ऊपर आप लोग तकरीरें कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप लोग इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहे हैं। रिटायर्ड लोग कितना ताकतवर हो सकते हैं? मैं किसी रिटायर्ड आदमी के ऊपर नहीं जाता। ये माजी में जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी, वो भी चला गया पीटीआई में, जो जनरल पाशा के साथ मिलके उस वक्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश की, जिन्होंने धरना कराया सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। मेरा ख्याल में तो ये जो लोग आइन शिकनी करते हैं, ज्वाइन की है, मैंने खुद देखा जी। मैं आपको मलिक साहब वो इनकी वो वीडियो एक इवेंट में मौजूद है, मैंने वो क्लिप लाया था। बहरहाल आप करिए, बात करिए। चले जी, इवेंट में जाएं या जिधर भी जाए, है तो वो जलसा था ना, उनके घर पे था, उन्होंने वो ऑर्गेनाइज़ किया, वो हो गया। बात ये है कि ये जो सारा एक जजेस का आपने जत्था भी सुनाया मुझे, आप अरशद मलिक की जो एविडेंस रिकॉर्ड पे थी, उसके ऊपर GIT क्यों ना बनी, उसके ऊपर एक निगरान जज क्यों ना मुकर्रर किया गया? क्या पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब ही नज़र आए थे जिनके ऊपर निगरान जज मुकर्रर करके उनको सज़ा देना लाजम थी? क्या कौन सी ऐसी आफत थी जो अचानक ही कहा जी के जुम्मे को फैसला सुना देंगे? कौन सी ऐसी आफत आ गई थी? मुझे बताएं। अरशद मलिक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस मामले की जो मैंने तहकीक की थी, अगर उसकी इंडिपेंडेंट तहकीक कर ली जाती तो जितने नाम आप ले रहे हैं सियासत के अंदर, जुडिशरी के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, शायद किसी का किरदार भी साफ ना रहता। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा इस पर बहस भी की थी और ख़बरें भी ली थी। जी आबिद साहब, देखें उस पर आप देख लें, जो वो काला सा बंदा है, जो वो इनका PTI का वो जो मोटा था, वो जिसको नैब का वो लगाया हुआ था, क्या नाम है उसका, जो प्रोब कर रहा था मियाँ साहब के केसेस को, वो PTI का मोटा था, क्या नाम है? मतलब शायद आप नाम लेना चाह रहे हो, लेकिन आप जो मिसालें दे रहे हैं मैं उसे समझ नहीं पा रहा। नहीं, वो समझ लें, वो मोटा था, वो देखे 25 अरब 30 अरब रुपया पाकिस्तान का झोंका ना नवाज शरीफ की प्रोब के ऊपर। वो लंदन की अदालतों ने मियाँ नवाज शरीफ को सर्टिफिकेट दे दिया कि इनमें किसी किस्म की मैलाफाइडी या करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग नज़र नहीं आती। तो वो पाकिस्तान का पैसा ज़ाया किया गया। जो मेरा एक आपसे क्या मलिक साहब, आप मुझे बताएं कि साकिब निसार उस वक्त अप्रोच नहीं हुआ? क्या उस वक्त के जो निगरान जजेस थे वो अप्रोच नहीं हुए जिन्होंने नवाज शरीफ को प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आबिद साहब, इसको टॉपिक को करके आइंदा आने वाले दिनों में आबिद शेर अली साहब, शोएब शाहीन साहब और पलवशा खान, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।